हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की शुरुआत कुछ इंट्रोडक्शन के साथ कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी सामान हम देख रहे हैं जैसे कि बोर्ड, राइटोमीटर, कैमरा, फैन, चेयर, सभी कुछ मटेरियल से बना हुआ है और मटेरियल को हम मोटा मोटा 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसा कि हम जानते हैं मटेरियल की चौथी कैटेगरी प्लाज्मा से हम सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन वो यहाँ अपने कंसिडरेशन से परे है, यहाँ हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमें मटेरियल दिए गए हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस और हमें उनमें डिफ्रेंशिएट करना है तो हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखना होगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ अपन यहाँ पर लिखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। सॉलिड्स में दो एटम्स के बीच में, दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होती है। और जब हम कह रहे हैं कि स्मॉल होती है, इसका मतलब ये किसी न किसी के कंपैरिजन में है। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन सॉलिड्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेज। दूसरी प्रॉपर्टी है इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स कंसीडर करते हैं दैट इज लार्ज इन सॉलिड्स अगेन विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड्स एंड गैसेज। थर्ड प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे देखेंगे, मोशन अलाउड। सॉलिड्स में काइनेटिक और रोटेशनल मोशन अलाउड नहीं है, केवल और केवल ऑसिलेशन या वाइब्रेशनल मोशन अलाउड है। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजीशन। जैसे कि पेंडुलम मोशन करता है टू एंड फ्रो अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ, वैसे ही किसी एटम को अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ या फिक्स्ड पोजीशन के दोनों तरफ ऑसिलेट करने की आज़ादी है। फोर्थ प्रॉपर्टी अपन देखते हैं, शेप एंड साइज। सॉलिड्स हैव बोथ डेफिनेट शेप एंड साइज। अब अगर लिक्विड्स की बात करें तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज मोर देन द सॉलिड्स, और वी कैन से सॉलिड्स एंड लेस देन गैसेज। फोर्सेज, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वीकर देन सॉलिड्स। थर्ड थिंग जो लिक्विड्स के लिए बात करते हैं, अगर एक कंटेनर रखा हुआ है यहाँ पे और इसमें मैंने सपोज करो वाटर भरा हुआ है, तो लिक्विड जब किसी कंटेनर में रखा हुआ हो, जैसे कि यहाँ पे वाटर अपन ने लिया है, इसकी सरफेस से, लिक्विड की सरफेस से हर सेकंड या हर समय इवोपरेशन होता रहता है। एट ईच टेम्परेचर इवोपरेशन टेक्स प्लेस। अगर यहाँ से इवोपरेशन होता है, इसका मतलब है कि वाटर के वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी मीन काइनेटिक एनर्जी से अधिक थी वो जंप कर रहे हैं,
और जंप करके वाटर की सरफेस को छोड़कर बाहर निकल गए हैं। इसका मतलब वाटर की मीन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है। इट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विल डिक्रीज। इसका मतलब है कि वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अगर हम एटमॉस्फेयर में एक वेरिएबल को चेंज करते हैं, सपोज हम एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं जबकि बाकी सभी वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं जैसे कि प्रेशर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इवोपरेशन इंक्रीज होगा। सपोज करो प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाने से इवोपरेशन डिक्रीज होगा। ये जो वाटर की सरफेस है ये हर टाइम स्ट्रेच्ड लेयर की तरह बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि इस पर सरफेस टेंशन पाया जाता है। अब अगर बात करें गैसेज की, तो गैसेज में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की बजाय बहुत ज़्यादा है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो गैसेज में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बहुत ही कम है। अगर इनकी शेप और साइज की बात करें तो लिक्विड्स की शेप और साइज, शेप इज नॉट डेफिनेट बट साइज, शेप इज नॉट डेफिनेट बट साइज डेफिनेट है। और गैसेज की बात करें तो ना तो साइज और ना ही शेप डेफिनेट है। जिस भी कंटेनर में अपन इनको डालेंगे उसी कंटेनर का शेप और साइज ये ले लेते हैं। ये हमने वर्गीकरण किया है मैटर का, मटेरियल का वर्गीकरण किया है। अब हम आगे चलते हैं। एक मिनट आप लोग उतार लीजिए इसको। हम यहाँ पे थर्मल फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं और थर्मल फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स अगर हम लेते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स को स्टडी करते हैं। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात आई है तो सिस्टम दो प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक सिस्टम और दूसरा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम वो सिस्टम है जिनमें इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल को रखकर उसके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है और उस पर कंसंट्रेट किया जाता है। जबकि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में हम सिस्टम के एवरेज बिहेवियर को देखते हैं, न कि किसी पर्टिकुलर या इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल पर फोकस करते हैं। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की दूसरी कंडीशन है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स सिस्टम में होनी चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हाउ मच लार्ज देयर शुड बी। और जब थर्मोडायनेमिक्स की बात हम करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में हम मोल नंबर काम में लेते हैं। मोल नंबर क्या है? मोल एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ स्टफ को बताता है। सर्टेन क्वांटिटी ऑफ स्टफ को बताता है। वो क्वांटिटी कितनी है? वो क्वांटिटी है आवोगाद्रो नंबर के बराबर। और वो स्टफ क्या है जिसको बताता है? थर्मोडायनेमिक्स में हम काम में लेते हैं एटम्स।
और मॉलिक्यूल्स। 1 मोल आवोगाद्रो नंबर को बताता है। आवोगाद्रो नंबर कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब है जब हम कहते हैं कि 1 मोल, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। अब हमें ये देखना है कि ये कितना बड़ा है। तो मिलियन हम जानते हैं, मिलियन कितना होता है? 10⁻6। अगर अर्थ की पॉपुलेशन की बात की जाए तो अर्थ की पॉपुलेशन कितनी है? 6 to 7 बिलियन। 6 to 7, इसका मतलब 10⁻9। तो हम देख सकते हैं 10⁻23 मीन्स मोल कितना बड़ा नंबर है। अर्थात थर्मोडायनेमिक्स में हम बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या एटम्स को स्टडी कर रहे हैं। उनके एवरेज बिहेवियर को देखा जाता है यहाँ पर। अब मोल की बात आगे करते हैं। 1 मोल को डिफाइन कैसे किया हुआ है? 1 मोल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 मोल एग्जैक्टली 12 ग्राम कार्बन 12 के एटम्स के नंबर को बताता है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, वही 1 मोल है। इसका मतलब कार्बन 12 के 12 ग्राम में आवोगाद्रो नंबर के बराबर एटम्स हैं। या दूसरी तरीके से इसको ऐसे भी डिफाइन किया गया है, 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ 1H1। 1 ग्राम हाइड्रोजन में जितने एटम्स हैं वो 1 मोल के बराबर है। दोनों ही स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं, बट कार्बन 12 वाली डेफिनेशन मोर कन्वीनियंटली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में शामिल की हुई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन 12 सॉलिड है और सॉलिड के वेट को एक्यूरेटली मेजर करना ज़्यादा आसान है। हाइड्रोजन गैस है, गैस के वेट को मेजर करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसीलिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में कार्बन 12 वाली डेफिनेशन को मोर कन्वीनियंट माना गया है। अब हम देखते हैं, अगर मैं एक बॉक्स लेती हूँ और वी कैन से कि ये एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसकी एक साइड, और लकड़ी का क्यूब है जिसकी एक साइड 0.01 mm के बराबर है। इसमें कितने एटम्स होंगे? इसमें लकड़ी का एक बॉक्स जिसकी एक साइड 0.01 mm है, इसमें कितने एटम्स होंगे? हम जानते हैं कि एक एटम की साइज 10⁻⁻10 मीटर, लगभग हम मान लेते हैं 10⁻, अगर मॉलिक्यूल एटम या मॉलिक्यूल भी हो तो भी एटम की साइज हमेशा ही लेस देन 10⁻⁻9 मीटर होगी। और अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं 10⁻⁻9 मीटर। तो एक एटम का वॉल्यूम कितना हुआ?
बॉक्स का वॉल्यूम हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इस बॉक्स में इस साइज के कितने एटम्स होंगे। इसका मतलब इस छोटे से बॉक्स में ट्रिलियन से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। इसका मतलब इस लकड़ी के 0.01 mm के बॉक्स को हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की तरह ले सकते हैं। तो इसका मतलब ट्रिलियन 10⁻12 और 10⁻13, जबकि मोल क्या है 10⁻23। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि मोल मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन से भी बड़ा एक बहुत बड़ी यूनिट है। मोल एक बहुत बड़ी यूनिट है जो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या जो भी स्टफ वहाँ पे दिया गया है उसको कंटेन करती है, जिससे मटेरियल बना हुआ है। आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ। अगर सपोज करो मैं 1 मिलियन एग लेकर उनसे ऑमलेट बनाती हूँ, तो आप क्या सोचते हैं कितना बड़ा ऑमलेट बनेगा? अगर मैं 1 मोल एग को लेकर ऑमलेट बनाती हूँ तो चंद्रमा के मास का आधे मास के बराबर ऑमलेट बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि मोल कितनी बड़ी क्वांटिटी है। अब आगे देखते हैं मोलर मास। अगर किसी एक एटम का मास सपोज करो m है, किसी एक एटम का मास m है, तो मोलर मास क्या कहलाता है? देन मोलर मास इज इक्वल टू एक एटम का मास इंटू आवोगाद्रो नंबर m इंटू Na। दिस इज नोन एज मोलर मास। इसको मैं मिटाती हूँ। अब अपन बात करते हैं हीट की। व्हाट इज हीट? बिफोर 19th सेंचुरी जब साइंटिस्ट ने किन्हीं 2 बॉक्स को, सपोज करो ये कंटेनर एक, दूसरा कंटेनर बी, इन दोनों को पास पास रखा। सपोज करो इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, वेयर T1 इज हायर देन T2। इन दोनों को कांटेक्ट में रखा, पास पास रखा, तो उन्होंने देखा कि उच्च ताप से कुछ न कुछ प्रवाह होकर इधर जा रहा है और कुछ समय बाद दोनों का ताप बराबर हो जाता है। जो बॉडी हमें हॉट लग रही थी वो ठंडी हो जाती है और जो बॉडी हमें कूल लग रही थी वो गर्म हो जाती है। इनिशियली वैज्ञानिकों ने सोचा कि कुछ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब समथिंग इनविजिबल और वेटहीन क्वांटिटी इज फ्लोइंग फ्रॉम बॉडी A to B when we put both the bodies in contact। और ऐसा मानना था, ये चलता रहा। उन्होंने जो इनविजिबल वेटहीन सबस्टांस जिसके फ्लो को माना था,
इनविजिबल एंड वेटलेस, जो क्वांटिटी उन्होंने मानी थी उसको उन्होंने नाम दिया कैलोरिक। समथिंग कैलोरिक इज फ्लोइंग from this body to this body when both the bodies are put in contact. But later on in first half of 19th century जूल ने पता लगाया कि ऐसा कोई सब्सटेंस इधर से उधर नहीं जा रहा है, बल्कि ये ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। और कौन सी ऊर्जा है? दैट इज थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो हो रही है, और दिस फ्लोइंग थर्मल एनर्जी क्या कहलाती है? हीट कहलाती है। हीट, द फ्लोइंग थर्मल एनर्जी और ट्रांसफरिंग थर्मल एनर्जी इज नोन एज हीट। इसीलिए हीट की अगर बहुत छोटी सी डेफिनेशन हमें देनी है तो हम कह सकते हैं हीट इज फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट is form of thermal energy in transit। बहती हुई, फ्लो होती हुई थर्मल एनर्जी जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ दोनों को कांटेक्ट में रखने पर जा रही है, हीट कहलाती है। जो हॉट बॉडी है उसके एटम्स हायर एनर्जी स्टेट पे हैं, जो कूल बॉडी है उसके एटम्स लोअर एनर्जी स्टेट पे हैं। ये एटम्स बी बॉडी के एटम के साथ कोलिजन करते हैं और अपने काउंटर पार्ट को एनर्जी प्रदान करते हैं। जस्ट ये एनर्जी बी के एटम्स को देते हैं, इनकी एनर्जी कम हो जाती है, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से हॉटर बॉडी थोड़ी देर बाद कूल हो जाती है और कूलर बॉडी थोड़ी देर बाद हॉट फील होती है। तो फिर अब हमें पूछना चाहिए कि अगर फ्लोइंग थर्मल एनर्जी हीट है, मीन्स हीट इज नॉट द एनर्जी विच इज रिजाइडिंग इनसाइड ए बॉडी। Heat is not residing in a body, it is flowing। तो जो थर्मल एनर्जी बॉडी के अंदर रिजाइड कर रही है वो क्या है? द फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच इज रिजाइडिंग इनसाइड द बॉडी इज इंटरनल एनर्जी, एंड दैट इज आल्सो नोन एज थर्मल एनर्जी, द अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मीन्स internal energy resides in the body but heat transfers from a body to another body। अब हम शुरू करते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ आप लोगों के सामने। ये एक सिस्टम है जिसमें एक रूफ से स्प्रिंग के थ्रू एक बॉक्स को लटकाया गया है और इस कंटेनर में H2 प्लस O2 मिक्स करके डाला हुआ है। क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब द various forms of energy। इस सिस्टम की वेरियस एनर्जी फॉर्म्स क्या क्या हो सकती हैं? where the container is oscillating slowly at the end of spring।
स्प्रिंग के एंड में बंधा हुआ ये कंटेनर धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है। इस सिस्टम में कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है, जैसा कि हम जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इन तीनों में से कौन कौन सी एनर्जीज इस सिस्टम में हो सकती हैं। तो हम यहाँ देखेंगे इस सिस्टम में तीनों एनर्जी फॉर्म पाए जाते हैं। पहला देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी, इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी प्लस इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटी के अपोजिट इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, तीनों मिलाकर मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म देती हैं। केमिकल एनर्जी अगर अपन देखना चाहें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर है जिसकी कुछ न कुछ केमिकल एनर्जी होगी। थर्ड, थर्मल एनर्जी, इस कंटेनर की भी और स्प्रिंग की भी कोई ना कोई थर्मल एनर्जी है, अर्थात ये सारा सिस्टम एनर्जी की तीनों फॉर्म रखता है। अब अपन बात करते हैं हीट की यूनिट्स। हीट यूनिट्स में अपन देखें तो हीट की कॉमनली नॉन यूनिट जो अपन जानते हैं, ट्रेडिशनली जिसको यूज किया जाता है, कैलोरी। 19th सेंचुरी में जूल के एक्सप्लेनेशन के बाद जूल ने हीट की नई यूनिट दी जिसे जूल बोलते हैं। इन दोनों का रिलेशन जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। अगर हीट की रेट देखी जाए, हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, हीट रेट Q बाई T, जूल अपॉन सेकेंड, और इसको अपन कहते हैं वाट। यहां पर मैं एक न्यूमेरिकल लिखती हूं, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर is burning or switched on for 10 minutes। 1 किलोवाट का एक हीटर है जिसे 10 मिनट के लिए चालू किया गया है। हाउ मच हीट इट विल प्रोड्यूस, हाउ मच हीट इट विल प्रोड्यूस। आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितनी हीट जनरेट होगी? Q बराबर हीट रेट इनटू टाइम। कितनी हीट जनरेट होगी? हीट रेट कितनी है? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट टाइम कितना है? 10 मिनट्स। 10 इंटू 60 सेकेंड्स, कितना आ गया? 600 किलो जूल। वॉट इंटू सेकेंड किलो जूल। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कि इलेक्ट्रिक हीटर को अगर 10 मिनट के लिए ऑन किया जाए या इलेक्ट्रिक हीटर पर 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रिसिटी से वर्क किया जाए तो इतनी हीट जनरेट होती है। क्या इतनी हीट लेकर वापस कार्य किया जा सकता है? हम देख चुके हैं कि वर्क हीट में कन्वर्ट हो चुका है, हो सकता है। क्या हीट को वापस वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं। ऊष्मा का वह भाग जिसको अब हम वापस कार्य में रूपांतरित नहीं कर सकते, और हम कह सकते हैं कि ऊष्मा का वह भाग, ऊर्जा का वह भाग जो अब यूजफुल नहीं रहा, वो क्या है? हीट। अब हम इसे वापस कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल फिजिक्स शुरू करने से पहले। अब ये जो थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, इसको हम मोटा मोटा 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे।
थर्मल या जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। मोटा मोटा 3 कैटेगरी में इसको अपन ने डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, सेकंड पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स, और थर्ड पार्ट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तीनों में क्या फ़र्क है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में हम कोशिश करते हैं किसी गैस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने की। हम किसी गैस के पर्टिकुलर एटम को कंसीडर करते हैं और उसे पूरे सिस्टम के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगाकर एवरेज आउट करते हैं। इसमें हम ये थ्योरी बहुत पहले आ गई थी। जब ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आई थी उस वक्त तक एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अस्तित्व डाउटेड था कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स एग्जिस्टेंस में होते हैं या नहीं होते हैं। शुरुआत में इसीलिए ये थ्योरी थोड़ी कंट्रोवर्शियल रही, लेकिन 19th सेंचुरी के बाद जब एटम का अस्तित्व कंफर्म हो गया तो इस थ्योरी को कन्विंस या मान लिया गया, कन्विंस्ड हो गए। सेकंड है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ को अध्ययन करेंगे, एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जिसकी ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ या एवरेज प्रॉपर्टीज़ को हम अध्ययन करेंगे। यहाँ इंडिविजुअल पार्टिकल्स की या इंडिविजुअल एटम्स की प्रॉपर्टीज़ को महत्व नहीं दिया गया है। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में मैक्स प्लांक के लिए कहते हैं कि मैक्स प्लांक अपने समय में अपनी यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर के पास गए और उन्होंने पूछा कि सर, जिस थर्मोडायनेमिक्स में मैं पीएचडी करने का इच्छुक हूँ उसमें अभी और कितनी संभावनाएं हैं। तो जैसा कि बुक्स में लिखा रहता है, प्रोफेसर ने कहा कि देखो ये सब्जेक्ट अब सैचुरेट हो चुका है और इसमें बहुत ही छोटे छोटे से इनसिग्निफिकेंट होल्स हैं जिनको तुम भर सकते हो। तो मैक्स प्लांक का जवाब था कि मैं कोई बिल्डिंग ब्लॉक नहीं खड़ा करना चाहता, मैं तो छोटे छोटे कंसेप्ट्स को समझकर मेरे सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी ओल्ड फिजिक्स है। कल आप क्वांटम के लेक्चर में भी देख चुके हैं, सर ने बताया क्लासिकल फिजिक्स जो भी है उसकी 3 मोटे मोटे पिलर थे, थर्मोडायनेमिक्स, ईडी, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो उस क्लासिकल में भी थर्मोडायनेमिक्स एक पिलर था। ये काफ़ी पुरानी फिजिक्स है और सबसे पहले इसको डेवलप कर लिया गया था बिफोर द मॉडर्न फिजिक्स अस्तित्व में आई, उससे पहले ही। थर्ड है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम किसी एक पार्टिकल को लेकर उसका अध्ययन करते हैं और उस पार्टिकल की जो बिहेवियर है उसको पूरे सिस्टम के लिए स्टैटिस्टिकल फैशन में ये एवरेज आउट कर लेते हैं। शुरुआत में इस थ्योरी को थोड़ा कम महत्व मिला, लेकिन जैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ इस थ्योरी ने अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की। तो इस प्रकार हम अपनी थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की यूनिट को 3 भागों में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कल का लेक्चर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से शुरू करेंगे। धन्यवाद।